हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिक्स अगेन। सो वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम पहले मैंने आप लोगों से मुलाकात की थी। दोबारा से आपके पास आ रहा हूँ मैं अपने नए वीडियोस लेकर अपने उसी फेमस चैनल पर। और आज दोबारा से 11th क्लास का टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक आपको 9th क्लास में भी उतनी ही हेल्प करेगा जितना 11th क्लास में हेल्प करता है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक इन आवर न्यू वीडियो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो इतना सब कुछ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। रूटीन लाइफ के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। आप विंड एनर्जी ले लीजिए, आपके सोलर एनर्जी ले लीजिए, आपके पेड़ से लटका हुआ फल नीचे गिर रहा है उसको देख लीजिए। एनर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एनर्जी दो तरह का होता है। वन इज काइनेटिक, अदर इज पोटेंशियल। वैसे तो बहुत टाइप है, लेकिन हम अभी मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक बात और आपको इस टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एसोसिएटेड विद द मोशन। जहाँ कहीं ऑब्जेक्ट की मोशन आपको नजर आए तो आप काइनेटिक एनर्जी मानिएगा, वहाँ काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि वहाँ कोई और एनर्जी नहीं है, बट जब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है मीन्स मोशन। और हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो ½ mv² फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, इसमें ये ध्यान देना है कि v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। साइमल्टेनियसली जब दूसरी बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक के अलावा पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी में अभी मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा जिसका फॉर्मूला होता है mgh। और आपको ये जरूर एंश्योर करना है कि जो h है इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। हमने रेफरेंस लेवल ग्राउंड को लेना है और ग्राउंड से ही हाइट काउंट करनी है। ये हमें बिल्कुल नहीं सोचना कि ऑब्जेक्ट कहाँ से आया कैसे गया, बट यू हैव टू थिंक दैट कि हाइट मस्ट बी टेकन फ्रॉम द ग्राउंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस बारे में बात करूं आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो आप कुछ एग्जांपल्स के साथ चल सकते हो। सपोज कीजिए पेड़ पे एक फल लटका हुआ है, वो गिर जाता है। तो जब वो लटका हुआ था, हैंगिंग फॉर्म में था, ग्राउंड से कुछ सर्टेन हाइट था उसका, तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन अभी वो मोशन में नहीं है, टूट गया, मोशन में आ गया, हाइट कम होने लगी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगी है, मोशन बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। और जब वो ग्राउंड को टच करता है तो बेटा उसका पोटेंशियल एनर्जी खत्म। तो वेयर दिस एनर्जी गोज, द होल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि भाई जब बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, एक पॉइंट ए से बी जा रही है, तो उस वक्त उसकी टोटल एनर्जी हमेशा सेम क्यों रहती है, कैसे रहती है। अगर मेरा क्वेश्चन देखें तो हम बात करते हैं कि टोटल एनर्जी यानी कि सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ टोटल एनर्जी बेसिकली हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, और बाकी और एनर्जी के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से फॉल हो रहा है एक सर्टेन हाइट के साथ, और हम उसकी मोशन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ए से वो चला, बी पर वो पहुंचा। जब मैंने उसे ए से गिराया होगा, तो उस वक्त उसके पास एक सर्टेन एनर्जी रहा, पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने उसे बी पर पहुंचाया होगा तो उसका एनर्जी कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी चाहे ए पर थी यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक का सम, टोटल एनर्जी चाहे बी पर थी चाहे सी पर थी, वो हमेशा सेम रहेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन का। तो मान लीजिए आपने उसे ए से गिराया, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ए पॉइंट से गिराते हो तो वहाँ पर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0
एक्सेलेरेशन आप सभी जानते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। फिलहाल ये मोशंस के लिए जरूरत पड़ेगी। हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी एट ए, बेटा ध्यान रखना सभी, टोटल एनर्जी एट ए, मैं दोनों तरह की एनर्जी देखूंगा, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। जब मैं काइनेटिक देखूंगा तो देखूंगा ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, और पोटेंशियल देखूंगा तो देखूंगा ए पॉइंट की हाइट क्या है। तो मैं ए पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। मेरे नेक्स्ट पीपीटी में आप देखिए कि मैंने ए पॉइंट का जिक्र किया है आपसे। तो ए पॉइंट हमारा एच हाइट पर था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। ए पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, इसलिए इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो टोटल एनर्जी इन दोनों एनर्जी का सम हो गया, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यानी कि mgh प्लस 0 इक्वल टू mgh। दिस इज द टोटल एनर्जी, डोंट से इट काइनेटिक और पोटेंशियल। हाल्दो दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली। बेटा बहुत सिंपल बात है कि जिस वक्त मैंने उसे गिराया था वो चल नहीं रहा था, तो उसके बाद सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब सोचिए क्या हुआ होगा जब वो बी पॉइंट पर पहुंचा। क्या हुआ, बी पॉइंट पर पहुंचा, हाइट 0 हो गई, बट इट गेन अ वेलोसिटी, लेट इट विल बी वी। इसने एक वेलोसिटी गेन कर लिया वी। तो अगर मैं दोनों बातें करूं तो आप मुझे बता सकते हो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, h0 है, तो इसका मतलब h0 है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। इस पॉइंट पर वेलोसिटी काम कर रही है v, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv²। सो टोटल एनर्जी दोनों को फिर ऐड कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि 0 प्लस हाफ mv² इक्वल टू हाफ mv²। बट बेटा एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। आप कहोगे सर टोटल एनर्जी यहाँ तो mgh आ रही है, यहाँ हाफ mv² आ रही है, ये दोनों बराबर कैसे हो गया? तो इसको मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं दोनों बराबर कैसे हो गए। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। v को h की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? v को h की टर्म में। मैं थोड़ा पीछे की तरफ आपको लेके चलूं तो आप पूरी मोशन को थोड़ा समझिए। अगर पूरी मोशन को देखोगे तो मेरा ऑब्जेक्ट a से b आ रहा है। आप a से b की मोशन को सोचो, v² माइनस u² इक्वल टू 2s अप्लाई करो। b पॉइंट पर वेलोसिटी v, तो v², a पॉइंट पर वेलोसिटी 0, तो 0² इक्वल टू 2g। और कितना चला ये ऑब्जेक्ट a से b तक h, यानी कि v² का वैल्यू आ गया 2gh। अगर मैं v² की इस वैल्यू को 2gh मान लूँ, देखो मैंने वही कैलकुलेशन आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है। v² की वैल्यू 2gh है और इसको इस v² में पुट कर दूँ तो यू विल सी कि टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ m, और v² की जगह रखा मैंने 2gh। 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया तो वैल्यू कम्स आउट टू बी mgh। अगर इस पूरी सिचुएशन को आप ढंग से समझो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 तो आपको न्यूमेरिकली नजर आ रही होगी कि ये वैल्यू क्या हो गई है, mgh के बराबर आ गई है, यानी कि मैथमेटिकली ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं। अब आप थोड़ा सा तीसरे पॉइंट की तरफ देखेंगे जो हमारी सिचुएशन थी C वाली। इस पर टोटल एनर्जी क्या है? जब ये गिर रहा था मैंने ये माना कि ऊपर से x डिस्टेंस नीचे आ गया, साथ ही साथ ये माना कि जब ये यहां पहुंचा होगा तो इसका वेलोसिटी v डैश हो गया। तो इसका मतलब इस वक्त इसकी हाइट भी है, इस वक्त इसके पास वेलोसिटी भी है। तो वेलोसिटी है, इसका मतलब हाफ mv²। और हाइट कितनी है? h माइनस एक्स। ये चला कितना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाइट कितनी है? mgh माइनस h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी h माइनस एक्स के हिसाब से होगी बेटा। इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपने माना v डैश, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h माइनस एक्स। तो टोटल एनर्जी दोनों को आपने ऐड कर दिया। अगेन ये एक मैथमेटिकली वैसी फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही जैसे पहले आपको दिखाई दे रही थी। तो मैं फिर से v डैश की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ये v डैश है बेटा, ये ध्यान रखिएगा।
तो वी डैश की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो हम फिर से एक मोशन स्टडी करेंगे ए से सी तक। अप्लाई करो वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो इस बार v जो है ना आपका, v जो है बेटा v डैश है, u वही है 0। तो v डैश स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2, a की वैल्यू g, पर चला कितना, ये बात आपको बहुत कंफ्यूज करती है कई बार कि सर आप पोटेंशियल एनर्जी लेते हो तो ये h माइनस एक्स ले लेते हो, जब चलते हैं मोशन लगाते हैं तो x ले लेते हैं। तो बेटा बात ही तो यही है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो h है वो ग्राउंड से काउंट करते हैं और मोशन में जो बॉडी जितना चलती है उतना लेते हैं। तो ये बॉडी जितना चली है a से c तक यानी कि x, तो v डैश स्क्वायर का वैल्यू 2gx हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाऊं तो देखो v डैश स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 2gx। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, मैथमेटिकली आप फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। आप देखोगे यहाँ से 2 ने 2 को काट दिया, ये mgx बचा, ब्रैकेट ओपन करो तो mgh और mgx माइनस का होगा तो mgx से mgx कैंसिल, आंसर कम्स आउट टू बी mgh। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 तीनों न्यूमेरिकली mgh के बराबर आ रही हैं। सो वी कैन से कि टोटल एनर्जी इस पूरे सिस्टम में कांस्टेंट हो रही है। आप देख पा रहे हो इस पूरे सिस्टम में कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जब यहाँ से चले थे यहाँ पहुँचे तो इस वक्त मेरे पास सारी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, और जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मेरे पास सारी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। तो मैथमेटिकली आप यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझो तो व्हाट इज हैपनिंग देयर, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, मीन्स mgh इक्वल टू हाफ mv²। और मैथमेटिकली अगर आप इसका फॉर्मूला निकालो तो v इक्वल टू √2gh। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, v इक्वल टू √2gh। सो बेटा एक बात मैं अभी अपना क्लोजिंग पॉइंट आपको बोल दूं, वो ये है कि ये डेरिवेशन आप लोगों के लिए 9th लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है और 11th लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है। और इतना इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपको क्या होम एग्जाम की बात है सो इम्पोर्टेंट, यू मस्ट प्रिपेयर इट। और बाकी कॉन्सेप्ट तो इतना अच्छा है बेटा, आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन।